बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाफ़ी के साथ मैं हूं मोहम्मद मकसूद और आज हमारे साथ मेहमान होंगे बिल्कुल एक नए आइडिया के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया तेज़ी से चेंज हो रही है, आइडियाज़ बदल रहे हैं और इसके साथ साथ सोच में एक ऐसी तब्दीली आ गई है कि अब जो हम पहले कभी सोचा करते थे, आज के दौर में अगर इसकी बात करें तो आप एकदम में क़द्दामत पसंद में शुमार होना शुरू हो जाते हैं। यूँ लगता है कि जैसे आप किसी और दौर के इंसान हैं। डिजिटल मीडिया, आईटी इतना हावी होता जा रहा है इंसानों पे कि अब जो एक सोच हुआ करती थी कि जी मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो बातें पुरानी से लग रही हैं। अच्छा, देखना ये है कि ज़ाहिर है ज़माने के साथ हमने चलना है, लेकिन इसमें स्कोप क्या है, डेप्थ क्या है? क्या हमारे बच्चे, आज की न्यू जनरेशन जो है, एक जिद्दत से मुतासर होकर तो नहीं इस तरफ का रुख कर रही? इन सब बातों को हमने आपके सामने रखने के लिए आज इन्वाइट किया है कि इंतहाई खूबसूरत नौजवान जो कि आईटी के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, डिजिटल मीडिया से उनका ताल्लुक है, आईडिवर्सिटी के सीईओ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अब्दुल हनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जब मैं कह रहा था ना सीईओ, तो यकीन कीजिए मैंने अपनी हंसी दबाई है कि छोटी सी उम्र में आप सीईओ बन गए। आप सीईओ बनने के बाद अपनी स्टडी शुरू करेंगे? नहीं, तो मेरे कहने का मकसद ये कि आपने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली। देखें, इस वक्त दुनिया में जो है एजेस कम होती जा रही हैं। पहले कभी एजेस हुआ करती थी 100 तक, अब 50, 60, 40 तक जो है एजेस आ चुकी हैं। सो डेफिनेटली अगर किसी ने सीईओ बनना है तो उसको अपनी अर्ली एज में अब काम स्टार्ट करेगा तो वो अपनी मिड एज में जाके सीईओ बनेगा, क्योंकि अब एवरेज एजेस पीछे को आ रही हैं। ओके यार, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी कि ज़ाहिर है कि एक बंदा सीईओ बनने के लिए एक प्रोसेस होता है कि आपने खुद एक स्टडी की होगी, उसमें एक टाइम गुजारा, उसके बाद कुछ लर्न किया होगा, उसके बाद एक स्टेज पे आ गए। चलिए थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलते हैं। आपने स्टडी कब शुरू की? बैक इन 2013 जो है, मैं मैट्रिक करके जब निकला मार्केट में, तो तब मैंने थोड़ा सा मार्केट को स्टडी किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन सी चीज़ें। 2013 में मैट्रिक की थी आपने? अच्छा, तब मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तब मतलब थोड़ा सा दुनिया का पता चला कि दुनिया में और भी चीज़ें हैं। पहले तो बचपन से यही था कि डॉक्टर बनना है, तो उसके बाद फिर कंप्यूटर को यूज़ किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो पता चला कि डॉक्टर और इंजीनियर से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में हैं। और फिर मैंने जो है अपनी जो फील्ड है वो फाइनलाइज की कि मैंने प्योरली आईटी में जाना है, और फ्रॉम दैट डे टू टिल मैं आईटी के अंदर ही डिफरेंट जो है शोबों में काम। अनान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये एक बात पुरानी होगी, इससे आगे की भी दुनिया है? हुआ ये कि मैंने एक सर्वे किया और सर्वे में मैंने ये देखा कि हाईएस्ट सैलरीज किन लोगों की हैं। तो उसमें डॉक्टर और इंजीनियर्स तो कहीं भी नजर नहीं आए मुझे। उसमें टॉप 10 में आईटी की ही सारी जॉब्स थी, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने कहा अगर टॉप 10 सैलरीज में है ही नहीं तो मैं उसके लिए क्यों अपनी लाइफ स्पेंड करूं। वेरी नाइस। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि मोस्टली बच्चा अपना फ्यूचर खुद डिसाइड नहीं करता, उसके पीछे या तो उसके पेरेंट्स का हाथ होता है या फिर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, या फिर ये कह लें कुछ दोस्त है, बाप कहते हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए। आपने जो आईटी को चूज़ किया है, ये किसके कहने पे किया है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। मैंने मैट्रिक के बाद एक छोटी सी जॉब। बड़ा हाथ मतलब कितना बड़ा हाथ है? क्या हम उसको यहाँ पे कैमरे के सामने दिखा सकते हैं? नहीं, उसको तो खैर अब नहीं दिखा सकते, लेकिन हुआ यह था कि मैंने एक आईटी कंपनी को ज्वाइन किया फॉर 15 डेज, और उन्होंने मुझे पूरी दुनिया जो है वो दिखाई। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी तो सरवाइव नहीं कर सकी, लेकिन उसने जो एक प्रोसेस मुझे दे दिया, वो प्रोसेस की वजह से जो है मैंने इसको फिर फर्दर कंटिन्यू किया। अच्छा नंद, जब आपने मुझे कहा ना कि बहुत बड़ा हाथ है, 2-3 हाथ मेरे जहन में आए थे। एक तो वो हाथ होता है ना जो सुबह सुबह उठाता उठ, वो बाड़ दाड़ जो हमारे एक पंजाबी कल्चर का हिस्सा है, वो बोलते हैं छतरौल। वो मैं कहीं से पढ़ रहा था, कह रहा यार हमारी तो छतरौल इतनी हुई है, सुबह उठे नहीं उठे चल छतरौल, नाश्ते पे कोई इतराज किया चल छतरौल, स्कूल से लेट हो गए तो छतरौल। हम तो इतने पक्के हो गए। तो आपका भी मामला कुछ इस किस्म का रहा? ये वाला हाथ जो था ये एक उस्ताद का हाथ था, वाह, जिसने मारा भी और थाम भी लिया गिरते हुए। उस्ताद की मार जो होती है वो आपकी इस्लाह के लिए होती है। इसमें बिल्कुल ठीक है, मिल के वो मार जो थी वो काम कर गई। और एक और हाथ भी होता है, वो खुफिया हाथ होता है जो कि सबसे छुप के इसको देना लेना होता है। उसका सिलसिला तो नहीं इसमें शामिल? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो वाला हाथ नहीं है। अभी तक नहीं है? अभी तक नहीं। यार मैं मान लूं कि आप इसी दुनिया में रहते हैं, हालांकि आजकल के मेरे होनहार जो हैं उनका आगाज इसी से होता है कि पेरेंट्स कहीं रह जाते हैं, बस वो हाथ ही हाथ आगे होता है।
आप अभी तक कैसे बचे हुए, कौन सा तवीज़ है आपके पास? असल में सबसे बड़ा डिलेमा हमारा यही है कि हमारी यूथ इस साइड पे चली जाती है और वो इसी को ही जिंदगी समझती है, जबकि मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो गोल होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में वो ये होना चाहिए कि 30 की एज में रिटायर हो जाए और रिटायर होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सो इंस्टेड ऑफ कि मैं अभी लाइफ एंजॉय करूं, मैं अभी काम कर रहा हूं ताकि अर्ली 30s के अंदर मैं रिटायरमेंट लूं और फिर ये सारी जो भी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं उसका हिस्सा बनूं और लुत्फ़अंदोज़। वेरी नाइस। अच्छा, जब आईटी की बात करते हैं तो मेरे माइंड में फर्स्ट यही आता है कि यार मोबाइल खोलो, व्हाट्सएप पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ और फेसबुक पे चले जाओ, उसमें से मर्जी की चीज़ें देखो, मर्जी की चीज़ें, और उसके बाद उसको बंद कर दो। क्या आईटी यही है? आईटी एक छोटा सा पहलू है ये, जो कि एक आम इंसान के लिए बनाया गया है, बट इसके पीछे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद अभी तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने हैंडमेड ज्वेलरी का काम शुरू किया और वो यही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वीडियोस कुछ अपनी डाली और बैक इन 2020 के उन्होंने 4 करोड़ रुपीस की सेल्स जनरेट कर ली और वो खुद हाथ से मतलब वो बनाते थे और इस वक्त वो पूरी दुनिया में जो है हैंडमेड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स कि वो वीडियो डालते थे, उसको ऑर्डर आते थे और वो 4 करोड़ रुपए कमा 4 करोड़ की उन्होंने सेल्स जनरेट की। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको यूज़ करते हुए आज अगर हम लोग देखें तो कई ऐसे मल्टी बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग जो कि सोशल मीडिया से आए, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेची और जो है एक अच्छे लेवल की अर्निंग जनरेट की। नान भाई, क्या आपको लगता है कि हमारी यूथ, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि अगर इसी को हम पॉजिटिव वे में रह के इस्तेमाल करते हैं तो हम करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे मिसयूज कर रहे हैं हम इसको। वेस्टेज ऑफ टाइम हमारा है, वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है और उनको पता नहीं चल रहा कि फ्यूचर उन्होंने जाना किधर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम ऐसी एग्जाम्पल सेट कर सकें कि ये जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं वो अपने इसको कारआमद बना सके? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। हमारी यूथ में बैलेंस नहीं है कॉन्फिडेंस का ना। कॉन्फिडेंस यार, यू व्हाट्सएप पे जाके जो कॉन्फिडेंस नज़र आता है, मैं आपको क्या बताऊं, बड़े अरसे बाद जाके पता चला मैं जिससे चैट करता हूँ वो अब्दुल रजिया, सिर्फ रजिया ही है, वो मुझे यही शो करता है कि मैं रजिया हूँ, लेकिन बाद में चलो तो अब्दुल रहीम है यार, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ करता रहा। ये किस तरह से ख़त्म हो सकता है? इसकी ना एक छोटी एग्जांपल है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक इंजीनियर की स्टोरी थी। एक डॉन होता है, वो अपने गांव जाता है वापस, वो डॉन बड़ा खतरनाक सा होता है, तो वो कहता है मैंने ना शेव करवानी है, लेकिन एक शर्त है, अगर मेरा शेव करते हुए गला कट गया तो जो भी शेव कर रहा होगा उसको उसी वक्त ही मार दिया जाएगा। अब इस चीज़ के अगेंस्ट कई जितने भी जो शेविंग वाले लोग थे वो सबने मना करना शुरू कर दिया, जी हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो फिर उसने ऐलान किया कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा, अब आए कोई। तो उसमें से एक इंजीनियर उठ के आया और उसने कहा जी मैं शेव कर देता हूँ। तो इंजीनियर ने 5-10 मिनट लगा के शेव किया और करके जनाब वो चला गया। बाद में वो डॉन बड़ा हुआ कि मतलब पूरा गांव नहीं आया और इंजीनियर आ गया हमारे पास। तो जब इंजीनियर से पूछा कि भाई इतना हौसला कहाँ से आया, तो उसने कहा जी गला भी सामने था और वो जो ब्लेड था वो भी मेरे हाथ में था। कहता अगर हल्का सा कट था तो मैं पूरा ही काट देता। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। वाह वाह वाह, मतलब कि मुझे आपने क्या मारना, मैं ही आपको मार दूंगा क्योंकि आप मेरे कब्जे में और ब्लेड भी मेरे हाथ में, तो अगर हल्का सा कटेगा तो मैं पूरा काट दूंगा। अच्छा नान, मुझे इसमें ये नजर आ रहा है कि जैसे अब नो डाउट अबाउट इट, वो तो एक मजाक में बात कर दी, हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस बहुत है और मैं जितने दोस्तों से मिलता हूँ उसमें मुझे नजर आता है उनके अंदर कुछ करने का पैशन भी है, बट थिंग इज दैट कि जैसे कि डायरेक्शन मुनासिब नहीं है। तो ये आईटी की क्लासेस भी हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे, यूथ इसकी तरफ मुतवज्जो भी हो रही है, तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर जो हमारा आईटी में है वो बहुत बेहतर होगा? मैं आपको सर एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर जो है पाकिस्तान से 1,50,000 फ्रीलांसर्स ने अराउंड $2 बिलियन जनरेट किया। अगर मैं इसको डिवाइड करूं पर पर्सन के हिसाब से, तकरीबन 1,70,00,000 रुपए ईच फ्रीलांसर ने एवरेज कमाया। आई गेस पाकिस्तान में रहते हुए 1,70,00,000 आप किसी भी जॉब से नहीं कमा सकते, इट्स इम्पॉसिबल, बट फ्रीलांसिंग पे सिर्फ 8 घंटे दे के आप कमा सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका शायद आप नाम भी ना शायद जानते हो और वो हमसे ज्यादा जीडीपी रखते हैं जस्ट बिकॉज उनके जो लोग हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है, हमारे से जो हमारा हिस्सा अलग हुआ था बांग्लादेश, वो दुनिया में नंबर 1 पे आता है जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी सर्विसेज और फ्रीलांसिंग की वजह से, और उनका
कंप्लीट जीडीपी जो है वो इसी चीज पे चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पाकिस्तान से वो कहीं गुना आगे इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट भी इस शोबे को प्रमोट करने के लिए कुछ कर रही है? गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हर हुकूमत इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत उस चीज़ को बनाती है और लॉन्च करती है तब तक वो चीज़ें आउटडेटेड हो गई होती हैं। तो इसलिए जब वो मार्केट में चीज़ आती है, लोग उसको यूज़ करते हैं, तब तक वो टेक्निक्स ख़त्म हो चुकी होती हैं। आपके ख्याल में इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर को और क्या इकदाम उठाने चाहिए? आई गेस सबसे पहले तो जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं वो खुद इस काम के अंदर होने चाहिए। देखें, अगर मैं कुकिंग करता हूँ और आपको मैंने कुकिंग सिखानी है तो मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि मैं कुकिंग करता हूँ। मैं आईटी का हूँ ही नहीं और मैंने आपको आईटी सिखानी, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं आपको सही से चीज़ें सिखा सकूँ। तो नंबर वन ये कि जो इस सेक्टर को डील कर रहे हैं वो खुद इसके अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए। आपको पता है, आप एक सरेआम जो है गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो शुरू से इस चीज़ का रवाज ही नहीं है। अब क्या तुक बनता है, रेलवे मिनिस्टर को उठाएं तो उसको हम मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर लगा दें, उसको उठाएं तो साइंस वाले में डाल दें, साइंस वाले उठाएं तो तलात में डाल दें। यूं लगता है कि जैसे ये सारे ऑलराउंड हम लोगों ने भर्ती किए हुए हैं। तो ये तो ऊपर तक रवाज नहीं, नीचे कैसे आएगा भाई? इसमें शायद बहुत बड़ा जो कसूर है वो हमारा ही है, जो यूथ है, और वो ये कि वो अपनी डेडिकेशन शो नहीं करते। मुझे अभी भी याद है जब डेंगू आया था तो हमारी यूथ उठी थी और उसने दुनिया में एग्जाम्पल बनाई थी कि सबसे पहले हमने डेंगू को ख़त्म किया। पर इसी तरीके से अगर हमारी यूथ यूनाइट हो जाए तो आई गेस गवर्नमेंट तो क्या पूरी दुनिया हमें नहीं रोक सकती। यूनाइट हुए, इस कल्चर को लेकर और इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, गवर्नमेंट अपने एंड से जो चीज़ें पॉसिबल हैं उसको वो करती है, बट सिर्फ मसला ये है कि वो इतनी फास्ट नहीं होती चीज़ें, जिसकी वजह से मार्केट तक आते आते वो चली जाती हैं। तो अगर यूथ की एक कमेटी बने और वो इसको जो है गवर्नमेंट के साथ जो है करें काम, तो वो पॉसिबिलिटी कि वो चल सके। अच्छा, जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि इस प्रोफेशन में पैसा बहुत है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर भी इसको उसी तरह से दिलचस्पी से ले रहा है जिस तरह से लेने का हक बनता है? इस पे अगर आप फैक्ट की बेस पे देखें तो दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, 5000 अगर बड़ी कंपनीज को देखा जाए तो उसमें से तकरीबन 92% जो है वो आईटी कंपनीज हैं। पाकिस्तान में भी अगर हम टैक्सेशन के अंदर से देखें तो तकरीबन 60% से भी ज़्यादा जो टैक्स है वो आईटी कंपनीज हैं डिफरेंट, जो कि पाकिस्तान में पे कर रही हैं। दैट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कई, अगर आप भी मतलब शुरू करते हैं तो आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। शर्त बस ये है कि आप चीज़ों के साथ अपडेट रहें और दिल लगा के काम करें। अपडेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट। सही। मीन्स कि आपके ख्याल में फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। फ्यूचर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ केक की। अगर आपके घर में 1 पाउंड का केक आएगा और 4 लोग हैं तो आपके हिस्से में तो बहुत छोटा सा पीस आएगा। बट व्हाट इफ आपके घर में 4 ही लोग हैं और आपके घर में 100 पाउंड का केक आया, तो आपके पास इतना केक आ जाएगा कि आप शायद पूरा महीना खाएं तो वो खत्म ना हो। रिस्पेक्टिवली अगर हम आईटी को देखें तो आईटी का केक दुनिया का सबसे बड़ा केक है। अगर आप इसमें सिर्फ ई कॉमर्स को देखें तो तकरीबन $4.5 ट्रिलियन की मार्केट साइज उसके अंदर मौजूद है, जो कि यूएस के जीडीपी के आसपास है। यानी कि अगर आप सिर्फ ई कॉमर्स को ही पाकिस्तान में 1 साल के लिए कर लें तो आप यूएस को मात दे सकते हैं। बट सिर्फ फिर वही चीज़ है अपडेशन पे मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज़ बताऊंगा। मैं एक एसयू का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। इसमें तो मैं बाद में आता हूँ, ये आप मुझे बता रहे हैं कि इतना बड़ा केक है, लेकिन एक मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ में ये केक आ गया ना, ये केक छोटा पड़ जाना है। माशाल्लाह इतने अच्छा खाते हैं, इतने अदब से खाते हैं कि खामोशी से खा जाते पता नहीं चलता। ऑनलाइन पेमेंट्स का एक और बड़ा फायदा वो ट्रैकेबल है। अच्छा, वो कहीं भी जाएंगी ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और जैसी बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो नोटिस में आ जाती हैं आप पर। तो इसमें करप्शन करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल। अनान साहब, मुझे एक चीज़ आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं कि एक इससे इतना हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। मीन्स कि आप एक हलाल अंदाज से इतनी अच्छी जब इनकम जनरेट करें तो इसमें आपको 2 नंबरी करने की तो ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तो क्या ही अच्छा हो कि लोग, जाहिर है बंदा जब 2 नंबरी करता तो ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में करता है। अगर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है तो उसकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस अप्रोच से जा रहा है। देखें, अगर आप हलाल तरीके से चलते हैं तो इसमें टाइम लगता है। शायद मैं आपको बताऊं कि जी इतने इतने बिलियन, इतने इतने करोड़ लोगों ने कमाए, लेकिन स्टार्टिंग होती है 1 रुपए से। और वो 1 रुपया शायद आपको 2 महीने बाद मिले, 6 मंथ्स बाद मिले, शायद 1 साल के बाद मिले। तो हलाल तरीके में
पैसे तो आपके पास अच्छे आते हैं लेकिन उसमें टाइम बड़ा लगता है। ऑन दी अदर हैंड आप एक छोटा सा आप एक क्लिप वायरल कर दें, अगले दिन आप करोड़पति हैं मार्केट के अंदर। ये कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। लक इसमें है लेकिन बहुत रेयर है। जो लोग लकीली ऊपर आते हैं वो उतनी ही जल्दी नीचे चले जाते हैं। एक फैक्ट देखा मैंने और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, दुनिया में जितने भी गरीब लोगों ने टिकट्स या लॉटरीज जीती वो सब गरीब ही मरे। तो अब ये फैक्ट ऐसे क्यों हुआ, मतलब कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने $500 मिलियन की जो लॉटरी निकली एंड दे डाइड पुअर। वाई? क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं था। उनके पास ज्यादा पैसा आया, उन्होंने उसी स्पीड से उसको अलग अलग कामों में इन्वेस्ट किया और वो खत्म हो गया। अच्छा, मैं समझा आप ये कहेंगे वो ये सुन के मर गया है, मेरा 5 मिलियन का लग गया। ऐसा भी तो होता है ना, गरीब आदमी को वो हजम ही नहीं होता। तो अनवर भाई बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा आपको इस फील्ड में? इसमें इतनी ज्यादा लर्निंग नहीं है लेकिन रेगुलर अपडेट होना इसमें बड़ा लाजमी है। मतलब अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो शायद आपको दिन में 3 दफा खोल के चेक करना पड़ता है कि भाई वही है कि अपडेट तो नहीं आ गई। अच्छा, अपडेट के लिए आपको रिसोर्स क्या लेते हैं? मैं अखबार देखें, कोई न्यूज़पेपर देखें या बुलेटिन सुने, उसके लिए क्या हो? अगर आप ऑनलाइन काम करें तो फिर ऑनलाइन ही बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्लस अगर आप एक चीज़ को बार बार रेगुलरली करते रहते हैं तो आपको खुद ही फील आ जाती है कि अब इसमें ये कोई नई चीज़ आ गई है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। और टेक्निकली अगर हमने उसको देखें तो अपडेट्स जो हैं वो वैसे 4 से 5 घंटे के बाद आ रही होती हैं बड़ी वेबसाइट्स की। तो उनको तो अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो फिर तो आपकी जिंदगी ऐसे तो एक मिनट पे ज़माना चेंज हो रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है, अगले लम्हे पता नहीं क्या हो जाना, कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो इन सारी अपडेट्स को अपने अंदर आपने रखा ना, तो फिर आईटी में आप कामयाब हो सकते हैं। ये तो खासा मुश्किल काम नहीं है? फिर मुश्किल है लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आ जाए तो ये उतना ही आसान है, क्योंकि इसमें आपने बस घर के किसी कोने में जहाँ पे शोर ना हो वहाँ पे आपने लैपटॉप और हेडफोन के साथ बैठ जाना और आप आराम से अपना काम भी करें, एंजॉय भी करें और पैसे भी कमाएं। एंजॉय भी करें, पैसा भी कमाएं, घर के कोने में बैठ जाएं। तो जब आप ऐसे बैठते तो घर में लाइक दैट अम्मी आपको चेक नहीं करती? चेक इन बैलेंस नहीं है आपका? डेफिनेटली होता है लेकिन तो आप हमेशा बच जाते हैं या कभी रंगे हाथों पकड़े भी गए हैं? बस अभी तक तो बचते ही जा रहे हैं यार। वो क्या वो थोड़ा सा ट्रिक बताएं, वो क्या है जिससे बच जाते हैं आप? बस ये अल्लाह की तरफ से है। वैसे आपको लगता है कि जब बंदा, जाहिर है कि मेंटालिटी इंसान की एक हद तक होती है, थक जाता है, रिलैक्स होने के लिए फिर आप कहीं और भी फ़ोन नंबर घुमाते हैं, कोई मैसेज छोड़ते हैं कहीं? फिर नहीं, मैं उसकी बजाय वॉक पे चला जाता हूँ, जिम पे चला जाता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डिफरेंट बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ बैठ के चिट चैट कर लेता हूँ। और अगर कुछ भी ना मिले तो फिर मैं यूट्यूब खोल के वहाँ पे कोई वीडियोस इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेता हूँ। ये आप इतनी सादगी से सारा कुछ इसलिए तो नहीं बता रहे कि ये प्रोग्राम घर में अम्मी ने भी देखना है? नहीं, एक्चुअली में भी ऐसे ही है। अच्छा। क्योंकि मेरा विजन ये कि अर्ली 30s में मैंने रिटायरमेंट लेनी है हर हालत में। तो उसके लिए मैं अभी से ही हर चीज़ प्लान कर रहा हूँ कि 30s के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे और वो इन एसेट्स के जरिए आएंगे, और वो सारी चीज़ें अभी से ही प्लान करके मैं स्केड्यूल कर रहा हूँ। ये बड़ी खूबसूरत बात है, मैं खुश भी हो रहा हूँ, हैरान भी हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा गया है कि इंसान रिटायरमेंट ले के भी काम कर रहा होता है। जिसकी मिसाल आप किसी भी बैंक में चले जाएं तो बाहर एक चौकीदार नजर आएगा, जब आप उसे पूछते हैं वो बताते हैं जी कि मैं फ़ौज में इतने साल नौकरी करके आया। मीन्स कि हमारे यहाँ एक अलमिया बन चुका है कि जब तक इंसान की आखिरी सांस नहीं निकल जाती वो बेचारा जॉब कर रहा होता है। ज़ाहिर है मजबूरी को जॉब करे, ये कोई इतनी कोई पिकनिक वाली जॉब तो होती नहीं है। ये जो अनान भाई मुझे बता रहे हैं कि इन 30 वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा आइडिया, ऐसा कॉन्सेप्ट है, मेरा ख्याल है इसको डेवलप होना चाहिए, इसको प्रमोट होना चाहिए। आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से ये बात करें कि इन 30, आप अभी कितनी एज में हैं? मैं अभी 22 ईयर्स का हूँ। आपके पास 8 साल में 8 साल 8 साल में आप कितने पैसे कमा लेंगे आपके ख्याल में? मैं पैसों से ज़्यादा एसेट्स पे भी फोकस कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली पैसे मेरे लिए जनरेट करेंगे। मैं कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ से फ्यूचर में रेंट आएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, प्लस मैं मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर पार्टनरशिप परचेज करता हूँ। गुड। उसमें क्या होता है, शुरू में आप कुछ कम पैसों से भी आप पार्टनरशिप ले लेते हैं, बट इन द लॉन्ग रन अगर वो कंपनी डेवलप होती है तो आपको एक अच्छा फॉर्चून क्रिएट कर देती है। प्लस उसके अलावा एसेट्स बनाने के और बहुत तरीके हैं, क्रिप्टो करेंसी है, उसके अलावा और बहुत सारी दुनिया में चीज़ें जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एसेट्स ही हैं जो कि आपको वेल्थी बनाएंगे एक्चुअल में। ठीक है, एक तो अमीर होता है, एक वेल्दी होता है जिसको टेंशन नहीं होती कि उसने
अगले महीने का खर्चा कहाँ से निकालना है वो ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट में आ रहे होते हैं। ये भी रेवोल्यूशनरी बात है कि मोस्ट पीपल्स काम करते हैं और आखिर तक काम करते हैं। बहुत कम ऐसे माइंड होते हैं जो कि एसेट्स बनाते हैं, जबकि एसेट जिसके बने होते हैं उसको फिर खुद काम नहीं करना पड़ता। एक माइंडसेट है ना, वो चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों से आप मिलते हैं आजकल, आपके शागिर्द भी होंगे जिनको आप स्टडी करवाते हैं, क्या महसूस करते हैं कि तेज़ी से अब यूथ इस तरफ आ रही है? इसमें यूथ आना चाह रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यूथ नहीं आ पा रही है, और उसमें सबसे जो मेजर चीज़ है वो हमारी सोसाइटी का बिहेवियर है। एक पर्सन जो डॉक्टर होता है उसको सब सलूट करते हैं, एक इंजीनियर होता है उसको अच्छे से बुलाते हैं, बट एक लड़का कहता है ना मैं फ्रीलांसर हूँ, तो सारे उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं उसने क्या गुनाह कर दिया है। हालांकि एक फ्रीलांसर एक डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहा है यहाँ पे, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो डेली तैयार होकर ऑफिस नहीं जाता, उसका एक मोनोग्राम, एक टैग नहीं है नाम के आगे। तो इसीलिए कई लोग इसमें आते हैं और फिर डीमोटिवेट होकर इस चीज़ से वो वापस एक्चुअल दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें चले जाते हैं। डीमोटिवेट कैसे, जबकि वो एक तो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, फिर डीमोटिवेशन का तो की कोई नहीं बनता। असल में ये कुछ लोग जो अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली बीच में रह जाते हैं। कुछ जो एक 1-1.5 साल के बाद एक मिडिल लेवल तक उसमें आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों से जब डिस्कस करते हैं कि जी मैं 50,000 रुपीज़ कमा रहा हूँ, तो एक दोस्त ऐसा होता है जो कहता है मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, तुम ऐसे करो, ये छोड़ो मेरी कंपनी में आ जाओ। तो वो सब कुछ छोड़ता है और वो उसकी कंपनी में चला जाता है, और फिर वहां जाके वो 1 लाख कमा के खुश होता है। जबकि इन द लॉन्गर रन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीरो से घर प्लाजे खड़े कर लिए जस्ट बाय डूइंग फ्रीलांसिंग। सिर्फ ये कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, घर की जिम्मेदारी पड़ती है, वो एक स्टेबल जॉब की तरफ या एक जो लोकल बिजनेसेस हमारे चलते हैं पाकिस्तान में, उसमें चला जाता है और वो फिर पूरी जिंदगी उसी में रह जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। घर की सुनाएं कि घर में आप कैसे रहते हैं? आई मीन के वहाँ भी आपके पास लैपटॉप या कोई घर को भी टाइम देते हैं, कोई फैमिली के साथ भी गपशप होती है? एक तो मुझे कुकिंग आती है, वीकेंड्स के ऊपर मैं केक या कोई भी ऐसी जो चीज़ बनाता हूँ और वो हम सारे एंजॉय करते हैं। क्या सोच के आपने कुकिंग सीखी है कि आने वाले को सुख देना चाहिए? देखें, फ्रीलांसिंग या जब भी आप ऑनलाइन काम करते हैं उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये कि आप रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं। तो रात के 2 बजे कहाँ से बंदा खाना खाए, सारे होटल्स ही बंद हो जाते हैं। तो ऐसे इनिशियली एक डिश करके मैंने सारी डिशेज सीखी जो मुझे पसंद है। तो जब भी दिल करता है तो जो दिल किया बना के खा लिया और बाकियों को भी घर में दे दिए। अच्छा, कुछ बच्चे जब घर के इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना, तो दैट मीन कि ये एक अलार्म होता है घर वालों के लिए कि मैं इस काबिल हो गया हूँ, मेरा कुछ सोच लो नहीं तो मैं कुछ कर लेना जी। कहीं ये इस तरफ इशारा तो नहीं है आपका? नहीं, अभी तो इस तरह का कोई प्लान नहीं है, ठीक है, बट इन द लॉन्गर रन जैसी मतलब जो मेरा रिटायरमेंट प्लान है, जैसी मुझे वो एक सक्सेसफुल होता नजर आता है तो फिर इस तरह की चीज़ों की तरफ देखा जा सकता है। ये भी जैसे आपने ये फील्ड अपनी मर्जी से चॉइस की है, तो ये लाइफ पार्टनर भी मर्जी का चॉइस करेंगे, इसमें गुंजाइश रखी है क्योंकि फैमिली थोड़ा बहुत कमल दखल दे सकती है? पसंद तो हम करेंगे, लेकिन जो घर वालों की मर्जी होगा तो वही एट द एंड। मैंने एक दोस्त से पूछा, कह रहा यार चले एक फैमिली की मान लेंगे, एक अपनी मनवा लेंगे। आपका ऐसा इरादा तो नहीं है? नहीं, एक ही काफ़ी है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को स्पेशली कि वो जो हर्ट होते हैं इन चीज़ों से, जैसे कभी आपने बताया कि रोज़ तो जाना नहीं होता, लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं देते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखें, अगर तो हम करंट सिनेरियो में देखेंगे तो फिर तो उनके लिए डीमोटिवेशन ही डीमोटिवेशन है, लेकिन अगर वो एक बड़े लेवल पे सोचें कि आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद उनके घर में सारे जॉब कर रहे होंगे और वो आराम से घर में ठहल रहे होंगे बिकॉज उनके पास इतना पैसा होगा कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पैसे से चला सकते हैं, तो उस विजन को सामने रखें और उस विजन के लिए काम करें। और विजन की बड़ी मज़े की चीज़ है, विजन आपका जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखें तो हमारे पास डॉलर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से IMF और जितनी सारी हमें जो इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो डॉलर्स आ रहे हैं, तो आप एक्चुअली सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं काम कर रहे, आप हर उस इंसान के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो डॉलर की महंगाई या इन चीज़ों की वजह से तंग है। इस वक्त अगर हम करंट स्टैट्स देखें तो पर पर्सन जो है पाकिस्तान में 93,100 के आसपास लॉन है ईच पर्सन, और वो इसलिए बिकॉज डॉलर्स हमारे पास कम है। तो अगर आप एक महीने में 1 लाख कमाते तो आप किसी ना किसी एक इंसान का भला कर रहे हैं, और अगर आप पूरी जिंदगी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप नेशन का बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। ये जो 1,50,000 फ्रीलांसर्स हैं, अगर ये 1,50,000 से 1,50,00,000 हो जाए
तो आई गेस हमें दुनिया की किसी मुल्क से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि जो विजन है कुछ हमारे लोगों का कि बाहर से लोग यहाँ पर आए और हमसे डोनेशन है, बिकॉज वी हैव दैट मच कैपेसिटी। हमारा लाहौर जो है उससे थोड़ा सा बड़ा बांग्लादेश है जो कि इस वक्त इतना कैपेबल है कि वो दुनिया में कुछ कंट्रीज को लोन दे सकता है। दैट्स ग्रेट। और हम उससे लाइक 50 टाइम्स बढ़े हैं और हम लोन अभी तक ले रहे हैं। तो विजन अपना बड़ा रखें, आपका विजन ही है जो आपके साथ रहेगा। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल टॉक। बेशक अगर आपका विजन बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है, देन यू कैन डू एनीथिंग। बिकॉज एक सोच, एक माइंड ही होता है जो आपको एक ट्रैक पे डालता है। अगर आप अपना विजन ही छोटा रखते तो आपने बड़ा क्या सोचना और किसी मुकाम पे क्या पहुंचना। यकीनन अब्दुल हनान हमारे लिए एक आइडियल है। तो मैं ये चाहूँगा कि यूथ इनको ज़रूर देखें, इनको सुने, इनके आइडियाज़ से मुस्तफ़ीद हों और अपने फ्यूचर को बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच हनान, बहुत शुक्रिया। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।